ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की, शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। और शुरुआत इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। महाराष्ट्र की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाविकास आघाड़ी को पापों की पार्टनरशिप कहा। बोले नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय तय है। अखिलेश यादव ने अयोध्या के रुदौली में चुनावी रैली तो की, लेकिन राम मंदिर नहीं गए। वहीं अमित शाह ने कहा कि अल्पसंख्यक वोट छिटकने के डर से विपक्षी नेता राम मंदिर से दूर रहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान खत्म कर देगी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। और सीएए के तहत पहली बार 14 शरणार्थियों को मिली भारत की नागरिकता। दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव ने दिए सर्टिफिकेट्स। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। झारखंड से ये बड़ी खबर, झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वही आलमगीर आलम है जिनके पीए के नौकर के घर से करोड़ों रुपए कैश मिला था। उसी कैश कांड के कनेक्शन में ईडी ने कुछ देर पहले मंत्री आलमगीर को गिरफ्तार कर लिया है। 10 दिन पहले ईडी की छापेमारी में आलमगीर के पीए संजीव लाल के नौकर जहांगीर के कमरे से 35 करोड़ रुपए कैश मिला था। इस कैश कांड में ईडी मंत्री के पीए संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। और आज मंत्री आलमगीर से पूछताछ हुई और इस पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो गई है आलमगीर आलम की। पीए संजीव लाल और नौकर जहांगीर पहले से ही जेल में। इन तस्वीरों को देखिए, आपको याद आ जाएगा ये पूरा मामला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले से ही भ्रष्टाचार के एक मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है उनको, वो जेल में है। और अब ये मंत्री आलमगीर आलम के पीए के नौकर के घर से कैश मिला था, करोड़ों रुपए ये कैश था। आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए बुलाया गया और आज उनकी गिरफ्तारी हो गई। कई बड़े खुलासे हो सकते हैं इस पूरी पूछताछ में और इसीलिए ये गिरफ्तारी हुई है। तो झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी महासमर में ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज उन्होंने अयोध्या जिले के एक इलाके में जनसभा की, लेकिन उन्होंने रामलला से दूरी बनाए रखी। 22 जनवरी को अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा का न्योता अखिलेश यादव ने ठुकराया था और अब अयोध्या के बेहद करीब रुदौली में जनसभा की, तब भी रामलला से दूरी बनाई। जनसभा करके अखिलेश निकल गए, लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। योगी ने कहा कि ये वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है। पूरे इंडिया अलायंस ने, ये घमंडिया गठबंधन ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का बहिष्कार किया और मेरा स्पष्ट आरोप है, जिसका जवाब उन लोग देते नहीं, कि उन्होंने अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। अरे राम मंदिर का निर्माण भारत में नहीं होगा तो क्या इटली में होगा क्या? लेकिन इनकी बात तो देखो, ये वही सपा और कांग्रेस के लोग हैं बहनों और भाइयों। जब इनकी सरकार थी तब ये क्या कहते थे राम हुई ही नहीं। हालांकि आने वाले 18 मई को अखिलेश यादव के अयोध्या आने का फिर कार्यक्रम है और मिल्कीपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता सीटों की संख्या पर एक दूसरे को घेरने में जुटे हैं। इस बीच बीजेपी के 400 पार के दावे पर वार पलटवार भी खूब तेज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक रैली में दावा किया था कि बीजेपी को 4 चरण में ही बहुमत मिल गया। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर विपक्ष हमलावर है, तो बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। मैं शर्त लगाता हूं, अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव का 4 चरण संपन्न हो चुके हैं। पूरे देश के अंदर मोदी जी की जो लहर है वह एक सुनामी बनकर के सामने आ चुकी है।
4 चरण में अब तक 378 यानी करीब 70% सीटों पर मतदान हो चुका है और चौथे चरण की वोटिंग पूरी होने के साथ दक्षिण भारत की भी सभी सीटों पर बीजेपी के 400 पार के दावे पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का समय खत्म हो चुका है, तो तेजस्वी यादव ने बीजेपी के नारे को जुमला बताया। चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था पहाड़ चढ़ चुका है, चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। बिहार का चुनाव तो 200 पार था, कितना है? अरे ऐसे मन गढ़ंत कहानियां कहते हैं, चुनाव के बाद जुमला होता है सब। महाराष्ट्र के डिंडोरी में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधते हुए इसे पापों की पार्टनरशिप बताया। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि जल्द ही शिवसेना उद्धव गुट का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। कांग्रेस के लोग मंदिर के लिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और नकली शिवसेना एकदम चुप है। इनकी ये पार्टनरशिप पाप की पार्टनरशिप है और पूरे महाराष्ट्र के सामने इनका पाप एक्सपोज हो चुका है। और दिल्ली से इस समय एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर बता दें आपको, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सीएए के तहत पहली बार 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। पाकिस्तान से भारत आई यशोदा और उनके भाई भरत को पहला सिटीजनशिप सर्टिफिकेट दिया गया है। तो गृह सचिव ने नागरिकता प्रमाण पत्र दिया है। पाकिस्तान से आई यशोदा और उसके भाई को मिला है। कुल मिलाकर 14 लोगों को ये नागरिकता सर्टिफिकेट आज दिया गया। जी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह ने पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आई भाई बहन की जोड़ी से बातचीत की। भारत की नागरिकता पाकर दोनों बेहद खुश दिखाई दिए और भारत सरकार को धन्यवाद दिया। आइए आपको भी सुनवा देते हैं, यशोदा और भरत ने भारत की नागरिकता मिलने पर क्या कुछ कहा। अब लगता है कि आप लोग सही समय पर यहाँ आ गए। हम तो सही समय पे भगवान करे थे। हमें ये है कि वहाँ पे सब हिंदू हैं हमारे यहाँ पे आ जाए और वो भी बाहर के थोड़े नागरिकता हो जाए। बस मोदी जी से ये निवेदन है कि हमें इतनी शरण दी और आगे भी हम भी उसकी कुछ हेल्प करेंगे, वोट देंगे मोदी जी को। अच्छा, तो देखिए नागरिकता मिल गई है, वोटर भी बन जाएंगे, जल्दी से वोट देने के लिए भी तैयार है, ये भी बहुत अच्छी बात है। पहला वोट मेरा जाएगा। अच्छा तो देखिए यशोदा की खुशी झलकती है। भरत, ये आपको बता दें ये दोनों भाई बहन हैं और इसके साथ ही जो बच्ची नागरिकता जिसका नाम रखा गया था वो बच्ची उनकी ये बुआ हैं और ये उनके चाचा हैं। तो भरत, आपने तो अपने घर में बच्ची का नाम ही नागरिकता दे रख दिया था और जो पहले 14 सर्टिफिकेट आए उनमें से आपके परिवार में 2 सर्टिफिकेट आए, क्या कहना है इस पर? हमें बहुत खुशी है कि हमें नागरिकता मिल गई है और इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। और लोकसभा चुनाव के बीच लखनऊ में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर वो गरीबों को बीजेपी से 2 गुना राशन देंगे। आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे। 10 केजी पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल से मारपीट का मुद्दा पूरी तरह से सियासी हो गया। इस मुद्दे पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले की जांच की मांग उठाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया।
साथ ही बीजेपी ने मामले पर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए। जवाब दें कि उनके घर में जो घटना घटी है उसके लिए दोषी कौन है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जवाब दें। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है? कल संजय सिंह जी ने ये बात पुष्ट कर दी कि वाकई में ऐसी घटना हुई है। वहीं स्वाति मालीवाल के पूर्व पति ने भी केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली सीएम हाउस जो आप बोलते हो, ये गटर हाउस है, पहली बात तो ये, और ये घटना बहुत ही खतरनाक घटना है, बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। घटना के दूसरे दिन आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने इस बात की पुष्टि की थी कि मालीवाल के साथ अभद्रता हुई है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर से हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई है। आरोप है कि टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए एक नेता के कान काट लिए गए और उसके भाई पर भी हमला किया गया, जिसका आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा। बताया गया कि बीजेपी नेता सुब्रत बाग अपने भाई के साथ बाजार से घर लौट रहे थे, तभी टीएमसी के एक नेता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। इस दौरान एक शख्स ने सुब्रत बाग का एक कान काट दिया, जबकि उसके भाई के हाथ पैर तोड़ दिए। तो वहीं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी के एक कार्यकर्ता के घर को जला दिया गया, जिसका आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा। গতকাল রাত 12টা 10 নাগাদ আমার বাড়িতে 5 জন এসেছিল, তারা আমাকে রীতিমতো হুমকি দিয়ে গেছে যে বিজেপি করা যাবে না এবারেতে, বিজেপি করলে বাড়িঘর ভেঙে দেবে, জ্বালিয়ে দেবে, পুড়িয়ে দেবে, ঠ্যাঙাত করে ভেঙে देवे। आरोप है कि शंभू बुराई के बीजेपी प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट बनने से टीएमसी कार्यकर्ता काफी नाराज थे और इसी वजह से उन्होंने उसके घर को जला दिया। यूट्यूबर एल्विश यादव के काले कारनामों का पर्दाफाश करने वाले एक्टिविस्ट गौरव गुप्ता ने अपनी जान को खतरा बताया। गौरव गुप्ता ने आशंका जताई कि सिद्धू मूसेवाला की तरह उनकी भी हत्या हो सकती है। इतना ही नहीं, पीपल फॉर एनिमल्स के एक्टिविस्ट गौरव गुप्ता ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से एल्विश यादव के गुंडे उनका पीछा कर रहे हैं, उनके घर की रेकी कराई जा रही है और सड़क हादसे में एल्विश यादव उन्हें मरवा सकते हैं। इसके अलावा गौरव गुप्ता ने आशंका जताई कि एल्विश यादव अपने रसूख का फायदा उठाकर उन्हें किसी झूठे मुकदमे में फंसा सकते हैं। तो हमें पूरा शक है कि ये हमें झूठी छेड़खानी या रेप जैसी घटनाओं में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, या एक्सटॉर्शन का झूठा केस डाल सकते हैं, या फिर सिद्धू मूसेवाला की तरह और गाजियाबाद में एक मर्डर हुआ था अर्शी मलिक, उस तरह से उसकी तर्ज पर ये लोग हमारे ऊपर जानलेवा अटैक कर सकते हैं। इस मामले में पीएफए सदस्य गौरव गुप्ता ने नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को शिकायत दी है। फिलहाल नोएडा की जो एडिशनल सीपी है उनके पास इन्होंने अपनी कंप्लेन लिखवाई है और साथ ही साथ इस बात की मांग की है कि उन्हें उक्त जो सुरक्षा है वो मुहैया कराया जाए और साथ ही साथ इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए। एक्टिविस्ट गौरव गुप्ता का दावा है कि उनके पास कई ऐसे सबूत हैं कि एल्विश यादव सांपों के जहर की सप्लाई करता है और इन्हीं सबूतों को मिटाने के लिए एल्विश यादव उन्हें मरवाना चाहता है, ताकि बिना सबूत के वो जेल जाने से बच जाए और दुनिया वालों के सामने अपनी असलियत छिपा सके। कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें इन लोगों का बचना नामुमकिन है और उसके पक्के साक्ष्य और सबूत हमारे पास हैं कि ये लोग जहर की तस्करी करते थे, सांपों की धंधे में ये लोग इन्वॉल्व थे, अवैध सट्टेबाजी करना, सट्टेबाजी की एप्स का प्रमोशन करना, उससे ये लोग इलीगल तरीके से पैसा कमा रहे थे। दरअसल पिछले साल 3 नवंबर को एक्टिविस्ट गौरव गुप्ता ने ही नोएडा पुलिस को रेव पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल होने की शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने एल्विश यादव को आरोपी बनाया था और जेल भेज दिया। इस मामले में ईडी ने भी गौरव गुप्ता और उनके भाई सौरभ को प्रमुख गवाह बनाया है और बीते दिनों उनके बयान भी दर्ज किए हैं, लेकिन गौरव गुप्ता को शक है कि एल्विश यादव सबूत मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उनकी हत्या करवाई जा सकती है। गाजा में भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी वैभव अनिल काले की एक हमले में मौत हो गई है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने दुख जताया और भारत से माफी मांगी। यही नहीं, घटना की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक पैनल का भी गठन किया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी वैभव अनिल काले युद्धग्रस्त रफा में यूएन की गाड़ी में सफर कर रहे थे। इस दौरान उनकी गाड़ी पर पीछे से हमला हुआ, जिसमें 40 साल के वैभव की मौत हो गई। इजरायल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ये संयुक्त राष्ट्र से जुड़े पहले अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी की मौत का मामला है। तो आपको बता दें, वैभव अनिल काले ने साल 2022 में सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी और फिलहाल वो संयुक्त राष्ट्र के डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ सुरक्षा समन्वय अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उप प्रवक्ता फरहान हक के मुताबिक जिस गाड़ी में वैभव अनिल काले सफर कर रहे थे उस पर टैंक से हमला किया गया और रफा में अभी टैंक सिर्फ इजरायली सेना के पास ही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इजरायली सेना के हमले में ही भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी वैभव की मौत हुई। वैभव अनिल काले भारतीय सेना में 11 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की कमान संभाल चुके हैं और वो महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही थाने स्थित उनके घर पर मातम पसर गया, जबकि थाने स्थित उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी माहौल गमगीन हो गया। वैभव अनिल काले की चाची मुग्धा अशोक काले की आंखों से आंसू छलकने लगे और वो मोबाइल फोन पर अपने भतीजे की तस्वीरों को निहारते हुए पुराने दिनों को याद करती नजर आई। खबर आई तभी तो धक्का लगा, बहुत बड़ा हादसा लगा, विश्वास ही नहीं कर सकते। अभी भी नहीं लगता है, उन्होंने चेहरा बराबर देखा नहीं है। वैभव ही है, वैभव जिंदा है, वैभव गया नहीं है। वहीं वैभव के चचेरे भाई ने बताया कि वो बतौर इंसान जितने शांत थे, वर्दी पहनते ही वो उतने ही सख्त हो जाते थे। मतलब यूनिफॉर्म में एकदम, यूनिफॉर्म के वैभव, कर्नल वैभव काले मतलब एकदम स्ट्रिक्ट, बिल्कुल किसी की हिम्मत नहीं होगी उनसे कुछ सवाल पूछने की। लेकिन वही वैभव भैया जब फैमिली में आते थे तो सबसे एकदम प्यार से, कभी उनको ऐसा कभी आप दिखेंगे कि नहीं वो टेंशन में बैठे हैं। वैभव अनिल काले का लगभग पूरा परिवार सेना में है। उनके भाई विशाल काले भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन के पद पर तैनात हैं, जबकि उनके चचेरे भाई अमय काले भी सेना में कर्नल हैं। यही नहीं, वैभव काले ने पठानकोट एयरबेस पर 2016 में हुए आतंकवादी हमले को रोकने में भी अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय वायुसेना ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान भीष्म नाम के पोर्टेबल अस्पताल को वायुसेना के विमान से एक ऊंचाई तक पहुंचाया गया और लोकेशन पर पहुंचने के बाद 2 पैराशूट्स की मदद से अस्पताल को जमीन पर उतारा गया। जमीन पर पहुंचने के महज 12 मिनट में वहां मौजूद जवानों ने उस अस्पताल को इलाज के लायक बना दिया। इस स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल को भीष्म नाम दिया गया है। इस अस्पताल में 200 से ज्यादा लोगों का उपचार किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा और एक्सीडेंट जैसी स्थिति से लोगों तक तुरंत इलाज पहुंचाने के लिए ये पोर्टेबल अस्पताल बनाया गया है। साथ ही पहाड़ी इलाकों या दूसरी मुश्किल जगहों पर इलाज के लिए भी इसे पहुंचाया जा सकता है। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल 36 क्यूब से तैयार किया गया है और इसको बनाने में 1.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस पोर्टेबल अस्पताल में एक्सरे मशीन, ब्लड टेस्ट, ऑपरेशन थिएटर और वेंटिलेटर जैसी कई तरह की मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह अस्पताल मजबूत और वाटरप्रूफ है। साथ ही इसे सोलर एनर्जी और बैटरी से चलाया जाता है। भीष्म अस्पताल को हेलीकॉप्टर की मदद से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। हाईवे पर मीलों लंबे जाम लग रहे हैं, तो वहीं इंतजामों को लेकर भी लोगों में अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी जाम लग गया, जिसके बाद गाड़ियों की लंबी कतारों में फंसे लोग घंटों तक वहां से निकलने का इंतजार करते दिखाई दिए। जाम में फंसे लोगों ने प्रशासन पर बदइंतजामी के आरोप लगाए। हम लोग यमुनोत्री से आज 5वें दिन में लौटे हैं। आज हमें यहाँ पे खड़े घंटे 3 घंटे हो रहे हैं। सरकार है वो निष्फल है। कितना देर हो गया यहाँ पे रुका हुआ? 2 घंटा हो गया। 2 घंटा। ट्रैफिक कितने देर से जाम है? कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे से। बहुत बेकार हाल है गंगोत्री का और यमुनोत्री का, बहुत बुरा हाल है। कोई प्रशासन काम नहीं कर रहा। सिर्फ गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग पर ही नहीं, कई और जगहों से भी भारी जाम लगने की खबरें सामने आई, जिसके बाद यात्रियों ने प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, आरोप है कि बिना वजह श्रद्धालुओं को जगह जगह रोका जा रहा है, जिससे वो ठीक से दर्शन भी नहीं कर पा रहे। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद 5 दिन में ही करीब 5 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच गए, लेकिन प्रशासन ने ना तो इन्हें रोका और ना ही कोई एहतियात बरती, जिससे यात्रा पर गए श्रद्धालुओं की परेशानी और बढ़ गई। लोगों के लिए किए गए खराब इंतजामों का ठीकरा वहां के नेता प्रशासन पर फोड़ते नजर आए। ऐसा लगा है कि इस बार यात्रा तैयारियां नाकाफी थी, फिर भी अब धीरे धीरे सब चीजें पटरी पर आ गई हैं। हालांकि प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी तरह के इंतजाम किए जाने का दावा किया। पूरी व्यवस्था बनाए हुए हैं, क्योंकि पंजीकरण की जो है, सरलीकरण की जो व्यवस्था की है, पंजीकरण के आधार पर सब यहाँ पे उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसलिए पंजीकरण हमने पहले ही अनिवार्य कर दिया था। लेकिन प्रशासन के ये दावे खोखले साबित हुए, क्योंकि जगह जगह श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबरें सामने आई।
वैसे हालात बिगाड़ने के लिए लोगों की भीड़ भी बराबर की जिम्मेदार है। सैकड़ों लोग बिना सोचे समझे आगे बढ़े जा रहे हैं, जबकि वो चाहें तो थोड़ा रुक सकते हैं ताकि हाईवे पर भीड़ कम हो सके। इस बीच खबर यह भी है कि 5 दिनों में यात्रा पर गए 11 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें कई लोगों की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। यही वजह रही कि प्रशासन ने चारधाम यात्रा पर आने से पहले डॉक्टरों की सलाह लेने की अपील की। सभी से अनुरोध है श्रद्धालुओं से कि अपनी हेल्थ कंडीशन को जरूर वो डिस्क्लोज करें, और अगर डॉक्टर्स की ये सलाह आ रही है कि आप अभी यात्रा न करें तो उस सलाह को गंभीरता से लें। हालांकि प्रशासन ने लोगों के लिए पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं होने का भी दावा किया, जिसके मुताबिक श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए जगह जगह शिविर बनाए गए हैं। जगह जगह श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जा रही है और जरूरत पड़ने पर उन्हें तत्काल मेडिकल सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। इस बीच पिछले 4 दिनों में ही केदारनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद केदारनाथ में 10 मई को 29,030 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। 11 मई को 22,599 यात्री दर्शन करने पहुंचे, तो वहीं 12 मई को 23,510 लोगों ने दर्शन किए, जबकि 13 मई को 27,360 भक्त दर्शन करने पहुंचे। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, ऐसे में अनुमान है कि आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या और बढ़ेगी। चारधाम यात्रा के बीच ही उत्तराखंड के कई इलाकों में जंगल सुलग रहे हैं। उत्तराखंड के जंगलों की आग पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि केंद्र सरकार ने राज्य को जरूरत के मुताबिक फंड क्यों नहीं दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से फंड का सही इस्तेमाल न किए जाने पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी चुनाव में लगाने के लिए सरकार की आलोचना भी की। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में उत्तराखंड के मुख्य सचिव से 17 मई को कोर्ट में पेश होकर जवाब देने के लिए कहा है। पीओके में जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शन के बीच एक कश्मीरी संगठन ने ऐलान किया कि जब तक पीओके के लोगों को अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं पाकिस्तान सेना की ओर से निहत्थे कश्मीरियों पर फायरिंग करने के बाद पीओके की आवाम इस्लामाबाद की सड़कों पर निकली और जालिमों को जवाब देने के नारे बुलंद किए। यही नहीं, पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में लोगों ने सड़कों पर निकलकर ऐलान किया कि वो पाकिस्तान से आजादी लेकर रहेंगे। जबकि कश्मीरी आवाम की मई क्रांति से घबराए पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि वो खुद पीओके जाएंगे और विद्रोह का हल निकालने की कोशिश करेंगे। मैं चंद रोज में मैं खुद आज़ाद कश्मीर जाऊंगा और वहाँ पर मामलात को करीब से समझने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह इसी रविश को हम प्रमोट करेंगे ताकि मुल्क के अंदर अमन कायम हो। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जनता के आक्रोश का भारत की चुनावी रैलियों और जनसभाओं में भी जिक्र होता नजर आ रहा है। बीजेपी नेता पीओके के जरिए इंडिया गठबंधन को घेरते हुए नजर आए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने INDIA गठबंधन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि मोदी के शासनकाल में कश्मीर में नहीं बल्कि पीओके में आजादी के नारे लग रहे हैं। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहाँ लगते थे, यहाँ पर आजादी के नारे कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगे। वहीं महोबा में एक रैली के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पीओके में मचे हंगामे का जिक्र करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे रोज आंदोलन चल रहे हैं, 1 किलो आटा के लिए मारपीट हो रही है। ये छीना झपटी पाकिस्तान के अंदर हो रही, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं। इनसे बोलो कि अगर पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हो, जाओ ना पाकिस्तान में, वहां भी कटोरा लेके भीख मांगो। वहीं न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीओके हमारा है और समय आने पर सरकार उचित कदम भी उठाएगी। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये आज जो फारूक अब्दुल्ला जी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं
कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो उनको सम्मान करिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का डिमांड न करिए। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी वाला, जनसंख्या वाला एटॉमिक पावर भारत, ये महान देश क्या किसी से डरकर अपने अधिकार जाने देगा? पाकिस्तान के लोग भीख मांगने दुबई जाते हैं, लेकिन वहां तब कोहराम मच गया जब पता चला कि 17,000 पाकिस्तानी अरबपतियों ने उसी दुबई में अरबों की संपत्ति बनाई हुई है। दुबई अनलॉक्ड की एक रिपोर्ट से पता चला कि कंगाल पाकिस्तान के नेताओं से लेकर सैन्य अधिकारियों ने अपने ही देश को लूटकर दुबई में 23,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज बनाई हैं, जिसकी कीमत करीब 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। दुबई अनलॉक्ड की रिपोर्ट में अकूत संपत्ति जमा करने वाले जिन पाकिस्तानियों के नाम दर्ज हैं, उनमें शामिल हैं राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उनके 3 बच्चे बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो जरदारी। PMLN अध्यक्ष नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज, रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा के बेटे साद सिद्दीकी बाजवा और पाकिस्तान के मौजूदा गृह मंत्री मोहसिन नकवी की पत्नी वारदा अशरफ। यही नहीं, गौर करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान के नेताओं ने न सिर्फ अपने परिवार के नाम पर संपत्ति बनाई, बल्कि अपने नौकरों और मालियों के नाम पर भी दुबई में संपत्ति खरीदी। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है रायबरेली से। बड़ी खबर, रायबरेली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए सवाल पूछा कि 15 लाख रुपए और 2 करोड़ रोजगार कहां हैं। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार की गारंटी पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस की गारंटी चाइनीज गारंटी है। एक मिनट भैया, एक मिनट, हमारा सवाल है। उनसे पूछिए अमित शाह से कि वो 15 लाख रुपए कहाँ गए और वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए, वो कैसी गारंटी थी? चाइनीज। केरल में इन दिनों हेपेटाइटिस ए ने कोहराम मचा रखा है। केरल के कई जिले इस खतरनाक बीमारी की चपेट में हैं। केरल के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में इस साल में अभी तक हेपेटाइटिस ए के 1977 मामले सामने आ चुके हैं, जो पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। वहीं केरल में हेपेटाइटिस ए से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कोझिकोड, मलप्पुरम, त्रिशूर और एर्नाकुलम जिलों में हेपेटाइटिस ए के सबसे ज्यादा मामले हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस इंसान के लिवर को नुकसान पहुंचाता है। हेपेटाइटिस ए से संक्रमित व्यक्ति को लगातार हल्का बुखार रहता है और उल्टियां होती हैं। साथ ही ज्यादा थकान के साथ जोड़ों और मांसपेशियों में भी दर्द रहता है। पेट दर्द की भी शिकायत रहती है। त्वचा और आंखों में पीलापन आ जाता है। इसके अलावा भूख कम हो जाती है और वजन भी घटने लगता है। हेपेटाइटिस ए से बचाव के लिए हमें अपने हाथों को साफ रखना चाहिए। खाना खाने से पहले और बाद में हाथों को साबुन से साफ करना चाहिए। दूषित तालाब, नदी और झील का पानी पीने से बचना चाहिए। घर से बाहर जाएं तो बंद बोतलों का ही पानी पिएं। खुले में मिलने वाले कटे फल और सब्जियां बिल्कुल ना खाएं। बाहर खाना ना खाएं और अगर खा भी रहे हो तो वहां साफ सफाई का ध्यान रखें। साथ ही हेपेटाइटिस ए से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी बचाव करें। पूरी दुनिया में चैट जीपीटी को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे लोकप्रिय और बेहतर मॉडल माना जाता है और अब इसे बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने इसका लेटेस्ट वर्जन जारी किया है, जिसे चैट जीपीटी 4o नाम दिया गया है। कंपनी का दावा है कि चैट जीपीटी 4o पुराने वर्जन से 2 गुना तेज है और इंसान के हाव भाव और उसकी भावनाओं को समझने की भी क्षमता रखता है। साथ ही ये टेक्स्ट, वीडियो और वॉइस तीनों मोड में काम करता है और रियल टाइम में जवाब देता है। ओपन एआई की टीम के मर्क और बेयर ने इसकी खूबियों का लाइव डेमो भी दिखाया। Hey, ChatGPT, I'm Mark. How are you? Oh, Mark. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Hey, so I'm on stage right now. I'm doing a live demo, and frankly, I'm feeling a little bit nervous. Can you help me calm my nerves a little bit? Oh, you're doing a live demo right now? That's awesome. Just take a deep breath. And remember, you're the expert here. I like that suggestion. Let me try a couple deep breaths. Can you give me feedback on my breaths? Okay, here I go. Mark, you're not a vacuum cleaner. Breathe in for a count of 4. Okay, let me try again. So I'm gonna breathe in deeply. चैट जीपीटी की मदद से मर्क ने लंबी सांस भरी और थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगा। चैट जीपीटी के नए वर्जन की खूबियों का इम्तिहान जारी था। सांसों के बाद ओपन एआई की टीम ने चैट जीपीटी की स्टोरी टेलिंग टैलेंट का भी टेस्ट लिया, जिसके लिए मर्क ने उसे एक रोबोट और प्यार से जुड़ी कहानी सुनाने को कहा।
So my friend Barrett here, he's been having trouble sleeping lately. And I want you to tell him a bedtime story about robots and love. Oh, a bedtime story about robots and love? I got you covered. Gather round, Barrett. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. जैसे ही चैट जीपीटी ने कहानी शुरू की, मर्क ने उसे टोका और कहा कि कहानी में थोड़ा इमोशन लाओ। इस दौरान टीम के दूसरे मेंबर्स ने भी चैट जीपीटी के काफी मजे लिए। A little bit more emotion in your voice, a little bit more drama. Got it. Let's add some drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. No, ChatGPT. I really want maximal emotion, like maximal expressiveness, much more than you were doing before. Understood. Let's amplify the drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte Can was... you do this in a robotic voice now? Initiating dramatic robotic voice. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. चैट जीपीटी मर्क और बेयर के हर वॉइस कमांड पर खटाखट रिएक्शन देता रहा। चैट जीपीटी 4o की खूबियों का टेस्ट यही नहीं रुका। अब बारी थी गणित के सवाल हल करने का और कोडिंग का, जिसके लिए बेयर ने एक पन्ने पर एक सवाल लिखा और उसे हल करने में चैट जीपीटी की मदद मांगी। So, ChatGPT, what equation did I write down there? Ah, I see it now. You wrote down 3x plus 1 equals 4. Yep, exactly. So what's the first step I should take to try to solve this? कुछ ही देर में बेयर ने चैट जीपीटी की मदद से गणित का ये सवाल हल कर लिया। इसके बाद कोडिंग की समस्या भी चुटकियों में सुलझा दी। इसके बाद ओपन एआई की टीम ने चैट जीपीटी को एक नया टास्क दिया। I have a friend here who only speaks Italian, and I only speak English. And every time you hear English, I want you to translate it to Italian. And if you hear Italian, I want you to translate it back to English. Is that good? Perfetto. Mark, io mi chiedo se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? They might ask, how do we solve linear equations? Potrebbero chiederci come risolviamo le equazioni. इतना ही नहीं, चैट जीपीटी ने बेयर का चेहरा देखकर उसके मूड के बारे में भी बता दिया। इस दौरान बेयर और चैट जीपीटी के बीच थोड़ी मीठी चुहल भी हुई। Okay, yeah, so I'm going to show you a selfie of what I look like, and then I'd like you to try to see what emotions I'm feeling based on how I'm looking. Sounds like a fun challenge. Go ahead and show me that selfie, and I'll put my emotional detective hat on. Okay, so here's me. So what kind of emotions do you think I'm feeling? It looks like you're feeling pretty happy and cheerful, with a big smile and maybe even a touch of excitement. ओपन एआई ने ऐलान किया है कि चैट जीपीटी 4o पूरी तरह फ्री है और दुनिया की 50 भाषाओं में ये काम करेगा। भारत में महंगे और ब्रांडेड सामान का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर लोग महंगे और लग्जरी ब्रांड के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। इंडिया क्वोशिएंट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में भारत में बिकने वाली हर 4 कार में से एक कार सनरूफ वाली थी, जबकि साल 2018 में सिर्फ 7% लग्जरी गाड़ियां ही खरीदी गई थी। वहीं साल 2023 में 32% से ज्यादा लोगों ने प्रीमियम मोटर बाइक खरीदी, जबकि 14% लोगों ने सस्ती मोटर बाइक खरीदी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एप्पल जैसे ब्रांडेड फोन खरीदने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यही वजह है कि भारत के प्रीमियम फोन सेगमेंट में आईफोन का मार्केट शेयर 67% है, जबकि सैमसंग 31% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर है। भारतीयों में इंडोर प्लांट खरीदने का भी क्रेज बढ़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में इंडोर प्लांट का बाजार 42,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है और साल 2029 तक इंडोर प्लांट का बाजार 81,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। लोगों की बदलती पसंद की वजह से कई विदेशी लग्जरी ब्रांड्स भारत में अपने आउटलेट्स भी खोल रहे हैं। Zee News.